गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी की सीरीज़ क्वेश्चन आंसर्स के रूप में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ नए क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, नई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पर किस समिति की अनुशंसा पर रोक लगाई गई, है ना। उस समिति ने कह दिया भैया अब नहीं, इतनी खुलनी थी खुल गई, अब मत खोलिए। तो ऑप्शन से हमारे ए बी भगवती समिति, बी मल्होत्रा समिति, सी शिवरामन समिति, ऑप्शन डी केलकर समिति। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। केलकर समिति ने क्या किया, रोक लगाने की संस्तुति की। एक सेकंड दो, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अगला है बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, है ना, IRDA जो कहते हैं, की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की। किसकी? IRDA की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की। ऑप्शन ए नरसिम्हन समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी मल्होत्रा समिति, ऑप्शन डी वांचू समिति। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मल्होत्रा समिति ने सिफारिश की है। चलिए अगला है, सुखमय चक्रवर्ती समिति किससे संबंधित है। ऑप्शन से हमारे प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन सी कर सुधार, ऑप्शन डी राजकोषीय घाटा। सोचिए, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा, राजकोषीय घाटा इससे संबंधित है सुखमय चक्रवर्ती समिति। अगला है, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई। कौन सी? ये सूक्ष्म वही वाला सूक्ष्म है, आधा क्षत्रिय वाला, अच्छा सूक्ष्म है ना। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति की सिफारिश पर स्थापित की गई। ऑप्शन से हमारे ए मल्होत्रा समिति, ऑप्शन डी हिल्टन यंग समिति, ये क्या है, ऑप्शन सी रंगराजन समिति, ऑप्शन डी मालेगांव समिति। सोचिए बताइए। ऑप्शन डी इज करेक्ट, मालेगांव मालेगांव समिति। ठीक है, यही सही है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते। ये है, बैंकिंग संरचना सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया। ऑप्शन से हमारे ए बी भगवती समिति, बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी वांचू समिति, ऑप्शन डी राजा चलैया समिति। सोचिए बताइए। बैंकिंग संरचनाओं में सुधार के लिए एक समिति गठित की गई है, वो है इसमें तो यार कोई नहीं लग रही है, न बी भगवती, न रंगराजन, न वांचू, न राजा चलैया। तो कौन सी है एक समिति, उसका नाम था नरसिम्हन समिति। ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ठीक है, नरसिम्हन समिति, ये जो समिति थी ये बैंकिंग संरचना सुधार के लिए थी। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगला पढ़ते हैं, राजा चलैया समिति का संबंध है हमारे ऑप्शन से ए प्रत्यक्ष कर, बी बेरोजगारी मापन, ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन डी कर सुधार। सोचिए बताइए। राजा चलैया समिति, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको बहुत बार मिला होगा क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कर सुधार समिति से संबंधित रहा है राजा चलैया समिति, सॉरी कर सुधार से संबंधित है ना। प्रश्न 4 कह रहा है, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए किस समिति का गठन किया गया। ऑप्शन से हमारे ए रंगराजन समिति, बी नरसिम्हन समिति, सी किरीट पारिख समिति, ऑप्शन डी शिवरामन समिति। सोचिए बताइए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, किरीट पारिख समिति, ये थी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने के लिए। अगला है, बेरोजगारी मापन से संबंधित समिति कौन सी है, इनमें से बताना है। ए है बी भगवती समिति, ऑप्शन बी LK झा समिति, ऑप्शन सी किरीट पारिख समिति, ऑप्शन डी भूरेलाल समिति। इनमें से देखोगे तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी
भगवती समिति, ये बेरोजगारी मापन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ऑफ ये है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों करों से संबंधित समिति है। अच्छा, दोनों ही तरह के कर हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही एक ही में समिति में आनी चाहिए। ऑप्शन ए भूरेलाल समिति, ऑप्शन बी एल के झा समिति, ऑप्शन सी हिल्टन यंग समिति, ऑप्शन डी केलकर समिति। बताइए भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के टैक्सेस से संबंधित समिति कौन सी है? सोचो बताओ। तो जी राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, केलकर समिति। ये छोटी वीडियो बन रही है, इसमें हम एक और वीडियो ऐड करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा सा 11, 12, 13, 14 मिनट की तो बननी चाहिए। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। हट गया। चलिए, कह रहा है पहला परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1952, बी 1978, सी 1990, ऑप्शन डी 2005। सबको पता है 1952 ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। भारत में 1992 में परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाने वाला पहला देश बना। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन्म दर को कम करना और जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना था। अच्छा, पहला दक्षिण एशियाई देश भी आता है कभी, कौन था? तो भारत ही था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा गलत कथन का चयन करिए। 4 कथन दे रखे हैं। पहला देखते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व एवं संचालन तथा नियंत्रण निजी उद्योगपतियों के हाथों में रहता है, निजी के हाथों में रहता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सही बात है, पूंजीवादी कहेंगे तो ठीक है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व, संचालन तथा नियंत्रण राज्य अथवा सरकार के हाथ में रहता है। किसके हाथ में? राज्य के हाथ में। उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। बिल्कुल करेक्ट है, कहेंगे। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन और नियंत्रण निजी उद्योगपतियों और सरकार दोनों के हाथ में रहता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। दोनों हैं ये, निजी भी है और सरकार भी है, तो मिश्रित भी कहलाएगा। तो निकल के आ रहा यही होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम उदारवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सही है। उदारवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो यही हमारा उत्तर कहाँ यार, चौथा क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? चौथा। उदारवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं फिर? इसे कहते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को। वही तो उदार रहेगी, वही तो लोगों के बारे में सोचेगी, सरकारी तो सोचेगी लोगों के बारे में भाई। और सरकार किस में काम कर रही है फुल फ्रेम में? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है? प्राइवेट लोग, है ना, निजी क्षेत्र आ रहा है। निजी क्षेत्र का पहला उद्देश्य होता है निजी लाभ। तो उदारवादी अर्थव्यवस्था तो रही नहीं, उदारता तो वो दिखाई गई नहीं, ठीक है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो उदारवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। ये हो जाएगा। तो गलत कथन है हमारा चौथा वाला। आगे बढ़ते हैं। आगे है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब घोषित हुई? विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित हुई है सेज ऑप्शन से हमारे 2005, बी 1990, सी 2000 और डी है 2006। तो सेज की स्थापना हुई है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2000, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई आर्थिक नीति कब से लागू हुई? नई आर्थिक नीति कब से लागू हुई? ऑप्शन से हमारे ए 1995, बी 1985, सी 1980, डी 1991। ये तो सबको ही पता होगा। नई आर्थिक नीति एलपीजी बोलते हैं इसे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति भी कहते हैं इसे हम, है ना। यही नीति है जिसने आज के दौर का जो हम भारत देख रहे हैं वो बनाया है।
तो ये नीति आई है 1991 में, क्राइसिस हुए थे उसके बाद। चलिए 6, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 कब से पारित हुआ? फेमा भी कहते हैं इसे शॉर्ट में। फेमा पारित हुआ है, ऑप्शन से हमारे, ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 1999। सो फेमा एक्ट पारित हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1999। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, अच्छा इसकी कुछ थ्योरी भी दे रखी है साथ साथ, तो उसको पढ़ लेते हैं। ये 1973 के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा की जगह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1999 में पेश किया गया। 19 दिसंबर 1999 को इसको पारित किया गया है। 1 जून से ये एक अधिनियम बनके तैयार हो गया है। ठीक है, अधिनियम जो है विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के अनुरूप है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अनुमोदन के बिना विदेशी प्रतिभूतियों या विनिमय से संबंधित कोई भी वित्तीय लेन देन नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया है? अवमूल्यन माने क्या होता है? वैल्यू को, किसकी, अपने पैसे की वैल्यू को क्या करना, घटाना, वो भी जानबूझकर। मार्केट नहीं घटा रही है, हम सरकार खुद घटा रहे हैं उसे। ठीक है, तो ऑप्शन से हमारे, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। तो कितनी बार हुआ है अभी तक? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 3 बार। ठीक है, 3 बार उसकी थ्योरी पढ़ लो। अभी तक 3 बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया है। पहले 1949, 1966 सेकेंड टाइम, 1991 थर्ड टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, भारत में एशिया का पहला एप्स क्या होता है? EPZ, इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन, है ना, निर्यात प्रसंस्करण इकाइयाँ कहाँ पर स्थापित हुई सबसे पहले? 1965 में हुई है, ये याद रखना है ना, ये भी याद है। इसमें 2 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके कि पहला EPZ कहाँ स्थापित हुआ और कब स्थापित हुआ। तो कब का? 1965 में स्थापित हुआ है। कहाँ का है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी केरल, सी गुजरात और डी हिमाचल प्रदेश। सबको पता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सी पूछा जाता है छोटे छोटे क्वेश्चनों में, तो छोटे छोटे पेपरों में तो आता ही रहता है रिपीट में। तो ये हुआ है कांडला, गुजरात में पहला EPZ स्थापित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? IRDA, वही है, एडो में बहुत पढ़ते होगे। IRDA की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन हैं ए 2000, बी 2003, सी 2009, डी 1999। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2000 में हुई है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? ए 1950, बी 1956, सी 1942, डी 1948। तो आज़ादी के तुरंत बाद, मतलब 1948 में घोषित की गई है पहली औद्योगिक नीति। दूसरी पूछेगा तो 1956 हो जाएगा, पढ़ लो इसमें भी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई और इसमें मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाते हुए सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों के लिए उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है। 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति जारी की गई है। इसमें क्या है? आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न 14, प्रश्न 14 नहीं है, सॉरी, स्लाइड 14 है। इस बार हमने यार प्रश्नों के नंबर लिख ही नहीं रहे, स्लाइड पे काम चल रहा है, ऐसे ही स्लाइड टू स्लाइड चलते रहेंगे। 1998 में सबसे 98 में 68 में यार 68, ठीक है, 1968 कब का हुआ है? 1968 में सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
नहीं नहीं, गलत है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है हमारे: ए 25 जून 1969, बी 26 जनवरी 1969, सी 18 जुलाई 1969 और डी है 10 अगस्त 1969। थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया है डेट देके। 1969 तो सबको पता है, हुआ ही है। उसमें भी कब हुआ है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 18 जुलाई 1969। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसके बाद हुआ है, सेकंड फेज में। इसमें भी डेट है, पहला है 15 अप्रैल 1980, बी है 14 जून 1980, सी है 26 नवंबर 1980, डी है 31 अक्टूबर 1980। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 15 अप्रैल 1980। ठीक है, इसमें देखो जब ये दोनों विलय हो गए उसके बाद क्या हुआ है कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया थी, उसका विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। तो अब जो राष्ट्रीयकृत बैंकें थी पहले कितनी थी? 14, फिर 6, जोड़ोगे कितनी बनती हैं? 20 हो रही हैं। लेकिन ये दोनों ही मिल गई तो अब कितनी रह गई? 19 रह गई। फिर वर्तमान में भारत में कुल कितनी? 12 राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।